वेलकम फ्रेंड्स। आज है 20 सितंबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है 20 सितंबर के सारे न्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सभी परीक्षाओं के लिए सारे न्यूज़ इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो पहला बड़ा न्यूज़ है रणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए कैप्टन। जो रणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब के नए सीएम होंगे। ठीक है, इसका पहले पंजाब के सीएम कौन थे? तो अमरिंदर सिंह थे। ठीक है, अमरिंदर सिंह इनके द्वारा इस्तीफ़ा दे दिया गया है। और इस्तीफ़ा किसे सौंपा गया? तो बनवारी लाल पुरोहित को। बनवारी लाल पुरोहित कौन है? तो ये पंजाब के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो जो नए सीएम कौन बनेंगे? जो नए सीएम बनेंगे रणजीत सिंह चन्नी जो है पंजाब के अब नए सीएम बनेंगे। इनको आज शपथ दिलाया जाएगा 11 बजे बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा। साथ में आपको याद रखना है कि जो अमरिंदर सिंह है इनके बारे में याद रखिएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है कार्यकाल पूरा नहीं कर पाने वाले ये पंजाब के 12वें मुख्यमंत्री हैं। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो पंजाब है, पंजाब की राजधानी कहाँ पर है? तो चंडीगढ़ आपके पंजाब की राजधानी है, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ जो आपके चंडीगढ़ की भी राजधानी है। चंडीगढ़ आपकी केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद चंडीगढ़ जो है हरियाणा की भी राजधानी है। ठीक है, हरियाणा की भी राजधानी है। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। ठीक है, उसके बाद जो पंजाब है, ये पंजाब इसका गठन कब होता है? तो इसका गठन होता है 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को इसका गठन होता है। और पंजाब के विधानसभा में कितने सीट हैं? तो 117 हैं। और राज्यसभा में 7 हैं और लोकसभा में 13 सीट हैं। ठीक है, उसके बाद जो पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो पंजाब में 23 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, 23 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि पंजाब की जो सीमा है किन किन राज्यों से लगती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पंजाब की सीमा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय देश पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, पाकिस्तान से लगती है, पहला हो गया। दूसरा आपको याद रखना है कि राजस्थान, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नोट करना है कि पाकिस्तान की सीमा जो है भारत के किन किन राज्यों से लगती है। तो पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है जम्मू कश्मीर, ये केंद्र शासित प्रदेश है, और पांचवा है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख, इसकी भी सीमा लगती है पाकिस्तान से। इतना आप सभी को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है अदालत में स्थगन से हम पर पड़ रहा अनावश्यक बोझ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो NV रमना है। ठीक है, NV रमना है। ये किस नंबर के हैं? तो 48वें नंबर के हैं, 48वें नंबर के हैं। साथ में आपको याद रखना है कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो KK वेणुगोपाल हैं। KK वेणुगोपाल हैं जो भारत का महान्यायवादी है। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 76 में, से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता है। साथ में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT, ठीक है, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके अध्यक्ष कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल है। ठीक है, इसे याद कर लीजिए, याद रखिएगा। और जो NGT है इसकी स्थापना कब की जाती है? 2010 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि हमने बनाया उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1। ये जो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये बोला गया है। तो इनके द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है चुनाव के लिए, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये जो आनंदीबेन पटेल हैं ये गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है कि पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो लखनऊ इसकी राजधानी है। और कितने ज़िले उत्तर प्रदेश में हैं? तो 75 ज़िले हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की आपकी 80 सीटें हैं। और राज्यसभा कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की 31 सीटें हैं। उसके बाद विधानसभा विधानसभा की कितनी सीटें? 403 सीटें। और विधान परिषद के 100 सीटें हैं। ठीक है, 100 सीटें हैं। साथ में आपको याद रखना है जो उत्तर प्रदेश है इसकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है, इंपॉर्टेंट ये है। तो सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद हरियाणा, ठीक है,
दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली से भी लगती है। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, बिहार, बिहार और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल से, ठीक है, नेपाल से। इतना आप सभी को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, किसानों के साथ सरकार का संवाद जरूरी, वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। साथ में वेंकैया नायडू ने बोला कि राष्ट्रपति ने 3 कृषि सुधारों कानूनों की वकालत की और इनके द्वारा तर्क दिया गया कि अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह और देवीलाल भी जो चाहते थे कि किसान जो है कहीं भी अपना फसल बेच सके, किसी भी मंडी में जाके अपना फसल बेच सके। तो हमें जानना है जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हुई थी। और आपको याद रखना है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। एक बार 1996 में, 1998 में, उसके बाद 1999 से 2004 तक, ठीक है, प्रधानमंत्री रहते हैं, 3 बार प्रधानमंत्री रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है ये भी आपके भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। तो कब से कब तक रहते हैं? तो 1979 से 1980 तक, ठीक है। तो एक बार आपके भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। उसके बाद नीचे हैं देवीलाल, ठीक है। जो देवीलाल हैं इनको बोला जाता है ताऊ देवीलाल, ये हरियाणा के हैं, ताऊ देवीलाल। और इनके बारे में याद रखिएगा कि ये आपके भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। और भारत के उप प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे हैं? तो 1989 से 1991 तक रहे हैं। इतना आप सभी को इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो वेंकैया नायडू हैं राज्यसभा के हैं। तो जो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो अभी कौन है? तो श्री एम वेंकैया नायडू हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि उप सभापति वर्तमान में राज्यसभा के कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। उप सभापति कौन है राज्यसभा के? तो हरिवंश नारायण सिंह है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो महासचिव कौन है? तो देश दीपक वर्मा राज्यसभा के महासचिव हैं। साथ में नेता विपक्ष के नेता कौन है राज्यसभा में? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और नेता सत्ता पक्ष के जो सत्ता पक्ष के नेता कौन है राज्यसभा में? तो पीयूष गोयल हैं, ठीक है, पीयूष गोयल। इतना पॉइंट आपको लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मोटे अनाज का प्रमुख उत्पादक देश बनता जा रहा है भारत, ये तोमर के द्वारा बोला गया है। तोमर कौन है? तो तोमर हमारे कृषि मंत्री हैं, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन ने जो है अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष किस वर्ष घोषित किया है? 2023 को जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया 2023 को। साथ में आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन द्वारा 2021 को जो है फलों एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 2022 को क्या घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा? तो आपको याद रखना है कि मत्स्य एवं एक्वाकल्चर वर्ष घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2022 को। इतना आप सभी को याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अब स्वदेशी कंपनियां बनाएंगी सैटेलाइट ले जाने वाले रॉकेट। इसका पहले क्या था कि सिर्फ जो रॉकेट बनाती थी इसरो बनाती थी, ठीक है, सिर्फ रॉकेट इसरो बनाती थी। लेकिन अब भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो भी मैदान में आवे। जैसे कि अमेरिका में आप देख रहे हैं स्पेस एक्स कितना आगे चला गया है, उसे नासा का सपोर्ट है। उसी प्रकार से भारत भी चाहता है कि प्राइवेट प्लेयर आवे और इसरो जो है और भी काम देखे। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो बोला गया है कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं वे GSLV Mark 3 और PSLV डेवलप करेंगे। GSLV Mark 3 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GSLV Mark 3 का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जबकि जो PSLV है, PSLV इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें आपको याद रखना है जो प्राइवेट प्लेयर होंगे इसमें वेल है, जो वेल सरकारी कंपनी है, और इसमें और भी प्राइवेट प्लेयर इसमें शामिल होंगे। इसमें आपको याद रखना है कि इसरो के बारे में आपको याद रखना है। जो इसरो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके संस्थापक कौन थे इसरो के? तो इसके संस्थापक थे विक्रम
अम्बालाल साराभाई, विक्रम अम्बालाल साराभाई, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि जो इसरो अपना सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च करता है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्र प्रदेश से। उसके बाद आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो के सिवन है। के सिवन वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि भारत का पहला उपग्रह कौन है, तो भारत का जो पहला उपग्रह है आर्यभट्ट है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्ट है। और किस देश के सहयोग से लॉन्च किया गया था, तो सोवियत संघ के सहयोग से लॉन्च किया गया था। और कब लॉन्च किया गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को, इतना आप सबको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, CDS बनने के बाद पहली विदेश यात्रा पर रूस जाएंगे जनरल रावत। जो ये लाइन है पहला कि CDS बनने के बाद जो है पहली विदेश यात्रा पर रूस जाएंगे जनरल, तो आपसे जनरल रावत, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब बिपिन रावत CDS बने तो इनकी पहली कौन सी देश का दौरा रहा, तो रसिया का दौरा रहा, ठीक है, रूस का दौरा रहा। और किस लिए जा रहे हैं, तो जो SCO, ये संघाई सहयोग संगठन है, इसमें 8 मेंबर हैं, इनके जो समकक्ष हैं CDS हैं, बाकी जो 8 कंट्री हैं उनके CDS से मिलने के लिए जा रहे हैं भारत के CDS जनरल बिपिन रावत, ठीक है। जो जनरल बिपिन रावत हैं, इनकी नियुक्ति कब हुई थी, तो 31 दिसंबर 2019 को इनकी नियुक्ति की गई थी, इतना आप सभी को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, बंगाल में ढह गई संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल। तो राज्यपाल कौन है बंगाल के, तो बंगाल के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीश धनखड़। जो बंगाल है, बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी हैं। साथ में आपको याद रखना है कि जो राज्य हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाए जाते हैं, तो आर्टिकल 356 के तहत जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं। और कारण क्या होता है, तो अगर राज्यपाल राष्ट्रपति को संस्तुति दें कि राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, मतलब जो संवैधानिक संस्थाएं हैं संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है जो यहाँ पर विवाद है, विवाद किस चीज़ के लिए है, तो हमें देखना है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग क्या है, तो जो वित्त आयोग है एक संवैधानिक निकाय है, लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वित्त आयोग क्या है, संवैधानिक है, कानूनी है, क्या है, तो जो वित्त आयोग है संवैधानिक निकाय है। और इसका गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो इसका गठन जो है संविधान के 280 अनुच्छेद के तहत होता है, 280 अनुच्छेद के तहत होता है, ठीक है। जो वित्त आयोग होता है उसका काम, उसका दायित्व क्या होता है, तो जो वित्त आयोग होता है उसका काम होता है कि संघ एवं राज्यों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना, संघ और राज्य के वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना, ठीक है। उनके बीच करों के बंटवारे की संस्तुति करना, स्टेट एवं सेंटर के बीच जो है करों के बंटवारे की संस्तुति करना, तथा राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करना वित्त आयोग का काम होता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो प्रथम वित्त आयोग है इसकी गठन कब की गई थी, तो जो प्रथम वित्त आयोग है उसकी गठन 1951 में की गई थी। जो वित्त आयोग होता है उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया, तो 27 नवंबर 2017 को, ठीक है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह है, NK सिंह है, ठीक है। जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। उसके बाद आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 आई तथा 243 बाई, ठीक है, में आयोग के गठन के लिए दी गई व्यवस्था अनुसार राज्य वित्त आयोग का प्रत्येक 5 वर्ष में जो है राज्यपाल के द्वारा गठन किया जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, फिर से बोल देते हैं कि 243 आई और 243 बाई के तहत जो है राज्य वित्त आयोग का गठन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर
संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखें, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो राज्य वित्त आयोग है, जो राज्य वित्त आयोग है, उसका प्रमुख काम क्या होता है, तो पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। ठीक है, वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और कितना आपके राज्य और जो आपके नगर निगम है कितने पैसे दिए जाएंगे उसका खाका भी तैयार करना काम है राज्य वित्त आयोग के। इतना आप सभी को ध्यान रखना है। और बंगाल के जो राज्यपाल हैं उसे देख चुके हैं हम लोग कि जगदीश धनखड़ हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, भारत में कोरोना के 30,773 नए मामले कल आया है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना कि कल टीका कितना लगाया गया, तो कल टीका जो आपकी 85 लाख टीका लगाया गया। और भारत में जो मृत्यु दर कितना है, तो 1.33% मृत्यु दर है। और ठीक होने वाली की दर कितना है, तो 97.68% है। ठीक है, भारत में अभी तक कोरोना से कुल कितने मौतें हो चुकी है, तो 4,44,838 मौतें हो चुकी है भारत में कोरोना से। क्वाड, QUAD, जो क्वाड है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म होता है। जो क्वाड है इसकी स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो शिंजो आबे जो जापान के प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था, 2007 में। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं हुआ तो जो क्वाड है ठंडे बस्ती में चला गया। लेकिन जो क्वाड है फिर अस्तित्व में कब आता है, तो 2017 में जो है क्वाड अस्तित्व में आता है। और क्वाड में कितने कंट्री हैं, तो क्वाड में 4 कंट्री हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और जापान है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। देखिए, मेनली क्वाड बोला जाता है कि जो चाइना है उसके विरोध में बनाया गया है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो क्वाड है, क्वाड के जो मेंबर हैं इनका बहुत बड़ा व्यापार जो है चाइना के साथ में होता है। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग एक साइड तो चाइना का विरोध करना चाहते हैं और दूसरी साइड हम चाइना से व्यापार भी करना चाहते हैं, तो दोनों एक साथ संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि नाटो और क्वाड के बीच में तुलना किया गया है, तो इसे ज़रूर पढ़िए। एक साइड दिया गया है नाटो। ठीक है, यह सांस्कृतिक रूप से समान पश्चिमी देशों का रणनीतिक गठजोड़ है। नाटो के सभी देश रूस को एक साझा खतरे के रूप में देखते हैं। गठन के समय सोवियत संघ को रोकने की स्पष्ट नीति थी। जबकि जो क्वाड है, क्वाड के बारे में देख लीजिए कि क्वाड के सदस्य देशों के बीच बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक समानता नहीं है, जबकि जो नाटो था उसमें समानता था। चीन से साझा खतरे जैसी कोई स्पष्ट तस्वीर इन देशों के बीच नहीं है, जबकि यहाँ पर रसिया से स्पष्ट आपके संकेत खतरा था जो आपके आज के नाटो के मेंबर हैं उनको। ठीक है, उसके बाद चीन के साथ सभी सदस्य देशों के गहरे कारोबारी रिश्ते। तो आपको क्या बोले कि एक साइड आप चाहिएगा चाइना से हम व्यापार भी करें और दूसरी साइड चाहिएगा कि हम चाइना को नीचे भी करें, तो संभव नहीं है। आप एक बार में एक ही काम कर पाइएगा। जिससे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए, ये नहीं कि पढ़ रहे हैं साथ में खा भी रहे हैं, तो आप एक ही काम बढ़िया से कर सकते हैं एक बार में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, अदालती बोझ घटाएंगे सशक्त न्यायाधिकरण। जो ट्रिब्यूनल है उसका गठन करने का एक ही उद्देश्य था कि जो न्यायपालिका है उस पर थोड़ा बोझ कम किया जाए। लेकिन आप अभी लगातार न्यूज़ में सुन भी रहे होंगे, अगर आप मेरे साथ पेपर डिस्कशन करते हैं तो आप कोई भी न्यूज़ होता है उससे अनभिज्ञ नहीं रहिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बताया था कि जो ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं, चाहे ट्रिब्यूनल का बहुत से जो मेंबर हैं उनका पोस्ट खाली है, सरकार जो है उनकी नियुक्ति नहीं कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार को डांट भी लगाई है कि जल्दी से आप जो है जो ट्रिब्यूनल के सदस्य और अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कीजिए। हम लोग ट्रिब्यूनल के बारे में जान लेते हैं। जो आपके अधिकरण बोला जाता है ट्रिब्यूनल को, तो जो ट्रिब्यूनल है आपके एक अर्ध न्यायिक संस्था है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है ट्रिब्यूनल जो आपके एक अर्ध न्यायिक संस्था है, अर्ध न्यायिक संस्था, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक एवं कर संबंधी विवादों को हल करने के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है। संविधान में जो है ट्रिब्यूनल का उल्लेख किया गया है। और किस आर्टिकल में ट्रिब्यूनल का उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 323A में जो है ट्रिब्यूनल का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है आर्टिकल 323A में कि प्रशासनिक अधिकारों से संबंधित जो है ट्रिब्यूनल की नियुक्ति की जा सकती है, जहां पर प्रशासनिक काम देखा जाएगा ट्रिब्यूनलों के द्वारा। उसके बाद है कि जो आर्टिकल 323B, इसमें
बोला गया कि ट्रिब्यूनल का गठन जो है और भी मामले के लिए किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर तो हम लोग सिर्फ देखें आपके प्रशासनिक और कर संबंधी, लेकिन आगे देखिए और मामले के लिए जैसे कि श्रम के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, भूमि सुधार के लिए भी ट्रिब्यूनल का गठन कर सकते हैं, और भी मामले के लिए ट्रिब्यूनल का गठन कर सकते हैं, ताकि जो जल्दी सा जो हमारे जनता है जो केस करती है उनको जल्दी सा न्याय मिल सके। ठीक है, साथ में आपको ध्यान रखना है कि लेकिन सरकार क्या कर रही है कि ट्रिब्यूनल में हम तो चाह रहे हैं कि केस कम हो जाए, लेकिन सरकार अगर न्यायाधीश की नियुक्ति ही नहीं करेगी, उनके कर्मचारी की नियुक्ति ही नहीं करेगी, तो जो केस कम होने के बजाय लगातार हमारे जो कोर्टें हैं वहाँ पर केस बढ़ती चली जाएगी। एक तो ऐसा ही हमारे जो कोर्ट है उन पर बहुत ज़्यादा केसों का दबाव है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत, आता रहेगा विदेशी निवेश, नीलेश शाह। नीलेश शाह कौन है? तो कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ग्रुप प्रेसिडेंट और एमडी हैं नीलेश शाह। इनके द्वारा बोला गया है कि 30 वर्षों में जो है विदेशी निवेशकों ने 10.50 लाख करोड़ का निवेश भारत के इक्विटी बाज़ार में किया है। इसमें से जो है 70,000 करोड़ का निवेश सिर्फ वित्त वर्ष 2021 में किया गया। इसे नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण। तो जो श्रम पोर्टल ये है क्या? तो जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनका सरकार का लक्ष्य डाटा तैयार करना। जो भी व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, सरकार का उद्देश्य है कि उनका डाटा सरकार के पास उपलब्ध हो। ठीक है, अभी तक जो है 1 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने पंजीकरण करा लिया है, और सबसे अधिक पंजीकरण जो है बिहार के मजदूरों ने कराया है। ठीक है, इसका देखिए सरकार का कराने के पीछे मकसद क्या है? सरकार का मकसद है कि विशेष परिस्थितियों में जो है इन मजदूरों को सरकार सीधे खाते में पैसे डाल सके, चाहे कुछ और तरीके से मदद कर सके। फिलहाल जो है सरकार जो भी व्यक्ति श्रम पोर्टल पर अगर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो उनको 2 लाख का इंश्योरेंस दिया जा रहा है, उनको 2 लाख का बीमा दिया जा रहा है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि भारत में जो है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले की संख्या कितनी है? तो 2019-20 के आर्थिक सर्वे के अनुसार 2019-20 के आर्थिक सर्वे के अनुसार जो है 38 करोड़ जो लोग हैं असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। ठीक है, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से हर महीने जो है मिलेगा 1,500 करोड़ का टोल। ये किसके द्वारा बोला गया है? नितिन गडकरी के द्वारा बोला गया है। नितिन गडकरी कौन है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं। इनके द्वारा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे है किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा है। ठीक है, एक बार बीपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ भी चुका है, तो दोबारा भी पूछने जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि बोला गया है कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये 2023 में चालू हो जाएगा, 2023 में चालू हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे है कितने राज्यों से होकर गुजरेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है तो बाघ संरक्षण क्षेत्र के प्रबंधन में सबसे आगे होगा मध्य प्रदेश। बांधवगढ़, पेंच और संजय टाइगर रिजर्व को मिल सकती है कंजर्वेशन एंश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता। और किसके द्वारा कंजर्वेशन एंश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता दी जाती है? नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा, और 17 मुख्य मापदंडों के आधार पर यहाँ पर मापदंड लिखा गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो भारत में 14 टाइगर रिजर्व को जो है कंजर्वेशन एंश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता दी गई है, तो उसे नोट कर लीजिएगा। 14 कौन कौन है? तो असम के मानस, काजीरंगा और ओरांग है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना टाइगर रिजर्व हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के पेंच है, और बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश के दुधवा है, और बंगाल के सुंदरबन है। केरल के परम्बिकुलम है, और कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व, और तमिलनाडु के मदयमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व शामिल हैं। ठीक है, और असम के 3 पार्कों को भी मान्यता मिल सकती है। तो हो जाएगा कितना? 14 और 3 17 हो जाएंगे। ठीक है,
इसे नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट भी जो मापदंड है ये भी, और किसके द्वारा मान्यता दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज है पान संकट पेज से है। इसमें पहला न्यूज है कि अफ़गानिस्तान के हालात पर जयशंकर सऊदी विदेश मंत्री के बीच बातचीत होगी। तो एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं और सऊदी अरब के जो विदेश मंत्री हैं उनके बीच में बातचीत होगा। ठीक है, जो सऊदी अरब के विदेश मंत्री हैं इनका दिल्ली दौरा हुआ है। ठीक है, भारत आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि अफ़गानिस्तान में आगे निवेश पर प्रधानमंत्री करेंगे फैसला। नितिन गडकरी के द्वारा बोला गया है कि भारत अब निवेश अफ़गानिस्तान में करेगा कि नहीं करेगा, उसका फैसला भारत के प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि काबुल में मेयर ने काम करने वाली महिलाओं पर लगाई रोक। एक चीज़ आपको हम बताते हैं कि कम से कम हमारी जो जनसंख्या में महिलाएं कितनी होंगी, कम से कम तो 48-49% तो होंगी, उससे तो कम नहीं होंगी। ठीक है, अगर 48-49% लोगों को आप घर में बैठा दोगे, काम करने नहीं बोलोगे, तो जीडीपी पर क्या असर पड़ेगा? जीडीपी पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जो फैमिली होता है, फैमिली पर भी इकोनॉमिकली प्रभाव पड़ेगा और जो पुरुषों हैं उन पर दबाव ज़्यादा आ जाएगा। तो जो महिलाएं हैं, जो अगर एलिजिबल महिलाएं काम करने लायक हैं, जो काम कर सकते हैं, तो उन सभी को काम करने देना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार आ गई है जो शरीयत के अनुसार शासन करना चाह रहा है, तो महिलाओं को काम करने से रोक रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि तालिबान ने अफ़गान मानवाधिकार परिषद के ऑफिस पर किया कब्जा। नेक्स्ट है कि G7 सम्मेलन में बनी थी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए नए गठबंधन की योजना, और इसमें बोला यही जा रहा है कि जो अभी शामिल आपका है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। तो जो आकस है, आकस की योजना जो है G7 जब सम्मेलन हुई थी उसी में बन चुकी थी, और उस समय जो आपके फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन, उनको भनक तक नहीं लगा था। इस आर्टिकल में इसी चीज़ की बात की जा रही है, बाकी कुछ लिखा हुआ इसमें गया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेपाली पीएम देउबा ने संविधान की रक्षा का किया आह्वान। जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उनका पूरा नाम क्या है? तो शेर बहादुर देउबा इनका पूरा नाम है। जो नेपाल है, नेपाल की राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो विद्या देवी भंडारी नाम है। जो नेपाल के संविधान है कब लागू हुआ था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो 19 सितंबर 2015 को जो है नेपाल का संविधान लागू हुआ था। उसके बाद आपको याद रखना है कि नेपाल से भारत के किन किन राज्यों की सीमा लगती है। तो उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, उसके बाद आपके है वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, और उसके बाद आपके सिक्किम। ठीक है, सिक्किम की सीमा लगती है। और सबसे जो लंबी सीमा किसकी लगती है नेपाल से? तो बिहार की सीमा लगती है, इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अमेरिका में कोरोना संक्रमण से रोज़ हो रही है औसत 2000 लोगों की मौत। तो इसका मतलब है कि जो अमेरिका में कोरोना दोबारा अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है, तो भारत को भी सतर्क होना चाहिए क्योंकि भारत में भी तीसरी लहर आ सकती है। ठीक है, उसके बाद आपके राष्ट्रीय फलक पर कोई भी खास खबर नहीं है। तो खेल से संबंधित न्यूज है कि कल का जो आपके IPL का मैच था मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया है और जो टेबल तालिका है उसमें सुपर किंग्स नंबर 1 पर बना हुआ है। उसके बाद जो सबसे बड़ा न्यूज है कि भारत की अंडर 18 रग्बी गर्ल्स ने जीता रजत पदक। एशिया रग्बी अंडर 18 गर्ल्स टीम ने रग्बी सेवर्स चैंपियनशिप 2021 में जो है रजत पदक जीता है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ताशकंद में इसका आयोजन किया गया था। और भारतीय टीम किससे हार गई? तो UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब अमीरात से हार गई। ठीक है, तो ये बड़ा न्यूज़ है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद खेल से संबंधित कोई भी बड़ा न्यूज नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कान की हुई थी शुरुआत। जो कान महोत्सव होती इसकी शुरुआत आज ही के दिन हुई थी 1946 में। आज ही फ्रांस में पहला कान फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ था। हर साल आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में दुनिया भर की चुनिंदा फिल्में दिखाई जाती है। शुरुआत में जो है 21 देशों की फिल्म दिखाई गई। नीचा नगर पहली भारतीय फिल्म थी जिसे कान में अवार्ड मिला। इम्पोर्टेंट है, नीचा नगर पहली भारतीय फिल्म थी जिसे कान महोत्सव में अवार्ड मिला है।
उसके बाद नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने उगाए 200 साल पुराने बीज, तो इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 3 दिनों की अंतरिक्ष सैर कर सुरक्षित लौटे पर्यटक, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इनका नाम क्या है? इनका नाम लिख लीजिएगा, इसाका जेरेडमैन। ये है आपके इसाका जेरेडमैन। उसके बाद है सियान प्रोक्टर, हेली आर्सिनाक्स। उसके बाद लास्ट वाला है क्रिस सेम्बोस्की। इतना आप सभी को याद रखना है, ठीक है। जो इनके द्वारा है लैंड कर दिया गया है, तो कहाँ पर इन लोग लैंड किए हैं? तो फ्लोरिडा जो तट है वहाँ पर इन लोगों ने सुरक्षित लैंड किया है, ठीक है। तो उसके बाद नीचे बच्चों की नींद से लेकर रहे सतर्क, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, और नीचे आपकी है खट्टी मीठी खबर है, तो इसे आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करना है और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।